सोचिए एक ऐसा सिनेरियो जहां एक स्टेट दशकों तक मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। मतलब वो नेशनल गोल्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लेकिन इनाम के तौर पर पार्लियामेंट में उसकी पॉलिटिकल पावर हमेशा के लिए कम कर दी जाती है। सुनने में ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन आज इंडियन पॉलिटी के सामने ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल बन चुका है। बिल्कुल। और देखिए, यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डीपली समझनी होती हैं। क्योंकि सिर्फ सुपरफिशियली न्यूज़ पढ़ना एक बात है, लेकिन उसके पीछे का जो कोर मैकेनिज्म है ना, उसको समझना असली तैयारी है। सही बात है। और यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा फर्क रिसोर्सेज से भी पहले एटीट्यूड बनाता है। हम देखते हैं कई एस्पिरेंट्स लेक्चर्स खोलते तो हैं, लेकिन पूरी अटेंशन के साथ नहीं सुनते। हाँ, फोकस्ड नहीं होते। एग्जैक्टली। और यही छोटी सी आदत आगे जाकर बड़ा गैप बना देती है। तो अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है और चाहता है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस, एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग और जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको एक डिसिप्लिन्ड फ्लो में कवर किया जाए, तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके पूरा एक्सेस लिया जा सकता है। राइट, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। हाँ, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट का पर्पस यही है कि प्रिपरेशन स्कैटर्ड ना रहे, बल्कि कंप्लीटली फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बने। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं 16 जुलाई 2026 थर्सडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स का इन डेप्थ एनालिसिस। तैयारी का हर एक दिन रैंक डिसाइड कर रहा है। डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़िए, क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2027 के लिए अब लिमिटेड टाइम बचा है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हम आज की जो भी हेडलाइंस हैं उनके पीछे चल रहे कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक शिफ्ट्स को डीकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक फाउंडेशन से, यानी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। एक पहली खबर तेलंगाना से आ रही है। वोटर्स एंग्शियस अबाउट एसआईआर, तेलंगाना बीजेपी। इलेक्शन कमीशन अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जिसको एसआईआर कहते हैं, वो कंडक्ट कर रहा है। हाँ, और ये जो प्रोसेस है ना, ये अराउंड 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है। ईसी ने एक्चुअली इसका शेड्यूल 10 से 12 दिन एक्सटेंड कर दिया है। उदाहरण के लिए कर्नाटका में ड्राफ्ट रूल्स अब 17 अगस्त को और फाइनल 18 सितंबर को पब्लिश होंगे। लेकिन तेलंगाना का जो इशू है वो थोड़ा अलग और सेंसिटिव बन गया है। अच्छा, कैसे सेंसिटिव हो गया वहाँ? देखिए, वहाँ बीजेपी ने हाईलाइट किया है कि करंट डिटेल्स को सीधा 2002 के इलेक्टोरल रोल से लिंक करने की एक बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिसकी वजह से जेन्युइन वोटर्स में काफी पैनिक है। मतलब 24 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढना ये तो आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, खास करके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए तो बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। और इसी डर की वजह से ना हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्का हाल्थजगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में आउटसाइड रोल ऑब्जर्वर्स की मांग की गई है। अब अगर इस मुद्दे का सीधा कनेक्शन हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 से जुड़ता है। राइट, जीएस पेपर 2 का डायरेक्ट सिलेबस। हाँ, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स को एरर फ्री रखना ना इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर, यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनको हम बीएलओस कहते हैं, अगर उनमें गाइडलाइंस को लेके यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत से जेन्युइन वोटर सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। सही बात है। अब वोटर लिस्ट से एक कदम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन पर। एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, एनडीए रिन्यूज पुश फॉर अ 2/3 मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल पर चर्चा काफी तेज हो गई है। इसका एम लोकसभा सीट्स को बढ़ाकर 850 करना है। ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यहाँ आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का गणित है, वो समझना बहुत जरूरी है। राइट। नंबर्स गेम क्या है इसका? देखिए, एनडीए को राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी लगभग 164 वोट्स। पर अभी वो अराउंड 153 के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी गैप है वहाँ। अच्छा, इसी डिबेट के बीच एक स्टेटमेंट आया एनसीपी एसपी लीडर सुप्रिया सुले का। उन्होंने कहा कि अगर सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म 50% इंक्रीज किया जाए सीट्स का, तो इस प्रपोजल को अपोज करने का कोई खास रीजन नहीं बचता। और मतलब मैथमेटिकली मैं सोच रहा था, चलिए इसको ऐसे देखते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम रिप्रेजेंटेशन की एक बड़ी पाई बेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदर्न स्टेट्स को डर है कि उनका स्लाइस छोटा हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की थी।
हाँ, और वही कोर इशू है। तो क्या सच में ये जो 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज का फॉर्मूला दिया जा रहा है, इससे डेमोग्राफिक पेनल्टी का इशू सॉल्व हो जाता है? अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें ना, तो ये सोल्यूशन सिर्फ एक इल्यूजन है। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए स्टेट ए के पास 80 सीट्स हैं और स्टेट बी के पास 40 सीट्स हैं। अच्छा, दोनों के बीच अभी 40 सीट्स का गैप है। राइट। अब अगर दोनों में फ्लैट 50% इंक्रीज किया जाए तो स्टेट ए की सीट्स बढ़कर 120 हो जाएंगी और स्टेट बी की 60। ओह, तो अब गैप 40 से बढ़कर 60 सीट्स का हो गया एब्सोल्यूट नंबर्स में। एग्जैक्टली। और यही तो फेडरलिज्म का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। देखिए, डेमोक्रेसी का एक बेसिक उसूल होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी जनसंख्या उतनी पॉलिटिकल आवाज। सही। पर दूसरी तरफ सदर्न स्टेट्स ने पिछले दशकों में फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज को बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। तो अब अगर डिलिमिटेशन प्योरली करंट पॉपुलेशन डेटा पर हुआ, तो जिन स्टेट्स ने एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट में काम किया, उनका पॉलिटिकल वेट तो संसद में घट जाएगा ना। तो ये जो 131st अमेंडमेंट है, ये सिर्फ सीट्स का बंटवारा नहीं है, ये असल में नॉर्थ और साउथ के बीच रिसोर्सेज और रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी फेडरल स्ट्रेस से जुड़ा एक और मुद्दा भी सामने आ रहा है, जहां रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गायब है। आप जेएनके की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। द हिंदू से एक एडिटोरियल आया है आज, फुलफिल द प्रॉमिस, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। ये जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से जुड़ा है। इसका मुख्य मुद्दा वही है, जेएनके को स्टेटहुड वापस देने में हो रही लगातार देरी। राइट। और अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने एक अश्योरेंस दिया था कि स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी, लेकिन आज उस बात को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन है, वो आर्टिकल 239A के तहत जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का मॉडल है ना, उससे पैदा हो रहा है। यहाँ एक बहुत फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, जनता ने अपना मैंडेट दिया, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव पावर यानी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का डायरेक्ट कंट्रोल अभी भी एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहता है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफीट नहीं कर देता? सही बात है। बिना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के एक चीफ मिनिस्टर एक्चुअल वेलफेयर स्कीम्स या पॉलिसीज ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कैसे करेगा? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिल्कुल खिलाफ जाता है ना। देखिए, स्टेट की जो डेमोक्रेटिक डिमांड है वो अपनी जगह एकदम वैलिड है। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के गवर्नेंस चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सेंटर के सिक्योरिटी रैशनल को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखें, तो उनका तर्क ये है कि जे.एंड.के एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, वहाँ टेररिज्म की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। इसलिए सेंटर का मानना है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए अभी बहुत जरूरी है, कम से कम एक ट्रांजिशन पीरियड में। हाँ, पर ट्रांजिशन पीरियड की कोई तय सीमा, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। जीएस पेपर 2 के हिसाब से देखें तो ये प्योरली डुअल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं, पर इंप्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी करेगी। और अगर ब्यूरोक्रेसी एलजी को रिपोर्ट कर रही है, तो इससे गवर्नेंस में सिर्फ बॉटलनेक्स ही क्रिएट होंगे। बिल्कुल। और ये जो बॉटलनेक्स होते हैं ना, ये गवर्नेंस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब एक इलेक्टेड सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव होता है, तो इनवेरिएबली सबसे ज्यादा नुकसान एक आम नागरिक का ही होता है। और इसी अकाउंटेबिलिटी और सर्विस डिलीवरी को फिक्स करने के लिए दिल्ली से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू फाइन ऑफिशियल्स फॉर डिले इन सर्विसेज। तो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की सरकार ये एक नया बिल ला रही हैं जो 2011 के एक्ट को रिप्लेस करेगा। अगर किसी नोटिफाइड सर्विस में देरी होती है, तो कंसर्न्ड ऑफिशियल पर 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। ये सिटीजन्स चार्टर और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में ना एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है। असल में सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए इस तरह के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को मजबूत करने की बात की थी। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या ये 5,000 की पेनल्टी सीधा उस अधिकारी की जेब से यानी उसकी सैलरी से कटेगी? हाँ, पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी केयरफुली फॉलो किया गया है। पेनल्टी सिर्फ ऑफिशियल को अपनी बात रखने का पूरा मौका देने के बाद ही तय की जाएगी। अच्छा, मतलब सुनवाई होती पहले। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी को डराना नहीं है, बल्कि जो एक फाइल पुशिंग कल्चर बन गया है सरकारी दफ्तरों में, उस इनर्शिया को तोड़ना है। सही।
अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है तो एक और रिपोर्ट आई है वेलफेयर स्कीम्स की ग्राउंड रियलिटी को लेकर। न्यूज़ है मार्जिनल डिप इन नंबर ऑफ रूरल जॉब स्कीम वर्कर्स। हम अभी MGNREGS से एक नए सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट में VB ग्रामजी कहा जा रहा है। और इस ट्रांजिशन का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है ना, वो डेटा में साफ दिख रहा है। लिपटेक इंडिया कंसोर्टियम ने एक एनालिसिस निकाला है। उसके मुताबिक रजिस्टर्ड वर्कर्स का नंबर अब 27 करोड़ से गिरकर 26.33 करोड़ हो गया है। वेट, मतलब करीब 67.6 लाख वर्कर्स अचानक सिस्टम से बाहर हो गए? एग्जैक्टली, लगभग 2.5% का ड्रॉप आया है। अब सरकार का यहाँ दावा है कि ये सिर्फ कंटिन्यूस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और उन्होंने बस गोस्ट बेनिफिशरीज या फेक अकाउंट्स को हटाया है। पर क्या असल में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ग्राउंड पर? यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भी इतने बड़े सिस्टम्स अपग्रेड होते हैं तो क्या सिर्फ फेक अकाउंट्स हटते हैं या जो जेन्युइन और वल्नरेबल लोग हैं वो भी टेक्निकलिटीज में फंसकर बाहर निकाल दिए जाते हैं एक्सीडेंटल तरीके से? ये वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का ना शायद आज की डेट में सबसे बड़ा डायलेमा है। देखिए, जब आप डिजिटल वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे बायोमेट्रिक लिंकिंग या आधार मैपिंग मैंडेटरी करना, तो लीकेजेस डेफिनेटली प्लग होते हैं। टेक्निकल भाषा में इसको इंक्लूजन एरर्स का कम होना कहते हैं। मतलब जो लोग हकदार नहीं थे वो बाहर हो गए, लेकिन इसी प्रोसेस में एक्सक्लूजन एरर्स का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मजदूर के आधार में उसके नाम की स्पेलिंग उसके जॉब कार्ड से अलग है, या किसी गांव में सर्वर डाउन होने की वजह से पूरे दिन की अटेंडेंसी मार्क नहीं हो पाई। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। ये जो 6.5 लाख का ड्रॉप दिख रहा है ना, इसमें से बहुत से ऐसे जेन्युइन मजदूर हो सकते हैं जिन्हें सच में कान की ज़रूरत है, लेकिन वो इस नए प्लेटफॉर्म की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, उस ऐप की वजह से फिल्टर आउट हो गए। एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर का असली चैलेंज यही बैलेंस करना है। लीकेजेस तो रोकने ही हैं, पर यह भी इंश्योर करना है कि लास्ट माइल बेनिफिशियरी सिस्टम की भेंट ना चढ़ जाए। राइट। और देखिए, ये जो रूरल वर्कफोर्स है ना, आज सिर्फ इस टेक्निकल ट्रांजिशन से नहीं जूझ रही, बल्कि उस पर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स की दोहरी मार पड़ रही है। इकोनॉमी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत स्ट्रांगली वर्डेड हेडलाइन आई है, गवर्नमेंट टेकिंग नेशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइसिस, सेज कांग्रेस। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है, इसका आधार बेसिकली हाल ही का इन्फ्लेशन डेटा है। अभी होलसेल इन्फ्लेशन यानी WPI वो 44 मंथ हाई पर पहुंचकर 9.87% पर आ गया है। वहीं अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन यानी CPI की बात करें तो वो 18 मंथ हाई 4.4% पर है, और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो और ऊपर 5.49% है। तो WPI लगभग 10% के पास है, 9.87%, और CPI 4.4% है। दोनों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? और एक आम इंसान पर आखिर इस गैप का क्या असर पड़ने वाला है आगे चलकर? इस इकोनॉमिक मैकेनिज्म को समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, WPI जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पर प्राइसेस ट्रैक करता है। मतलब फैक्ट्री के दरवाजे पर माल कितना महंगा बना। राइट, एकदम सही। और CPI कंज्यूमर लेवल पर ट्रैक करता है, यानी मार्केट में जब वो आम आदमी खरीदने गया तो उसे कितने का मिला। तो WPI के 9.87% पर होने का सीधा सा मतलब है कि कंपनीज के लिए इनपुट कॉस्ट्स बहुत ड्रास्टिकली महंगे हो गए हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, फ्यूल हो या उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। और कोई भी कंपनी ऐसी तो नहीं है जो लंबे समय तक अपना नुकसान सहकर सस्ता माल बेचेगी। वो कॉस्ट आगे तो पास ऑन करेगी ही। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक खतरा है। WPI का ये जो बड़ा स्पाइक है ना, ये एक लैग इफेक्ट के साथ आता है। मतलब कुछ महीनों बाद ये स्लोली रिटेल प्राइसेस यानी CPI में ब्लीड करना शुरू कर देता है। आज जो चीज़ प्रोड्यूसर को महंगी पड़ रही है बनाने में, वही कल कंज्यूमर को डेफिनेटली महंगी मिलेगी। पर अभी इनपुट कॉस्ट्स अचानक इतने बढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया पिछले कुछ वक्त में? इसका सीधा सा जवाब ना हमारे ट्रेड डेफिसिट के रीसेंट फिगर्स में छुपा है। अभी जून का ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 430% बढ़ गया है। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो डिस्टरप्ट हुई हैं, उसकी वजह से क्रूड ऑयल, गोल्ड और खासकर फर्टिलाइजर्स के दाम इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छू रहे हैं। सिर्फ फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट हमारा 201% बढ़ा है वैल्यू टर्म्स में। तो हम अपनी इन बेसिक ज़रूरतों के लिए ग्लोबल मार्केट्स पर इतने हेवीली डिपेंडेंट हैं कि वहाँ का शॉक सीधा हमारे यहाँ इन्फ्लेट हो जाता है।
तो एक तरफ तो हम इतना भारी इंपोर्ट बिल चुका रहे हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इस वल्नरेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में कम करने के लिए अब कुछ मेजर पॉलिसी शिफ्ट जरूर कर रही है। एक बहुत तगड़ी न्यूज आई है आज इस बारे में, कैबिनेट ओके सेमिकॉन 2.0, मोबाइल यूरिया मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, हाईवेज। हाँ, ये हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको क्रॉनिकली खत्म करने के लिए एक अग्रेसिव पुश है। कल ही कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। वाओ, 1.27 लाख करोड़ रुपीस। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जिसे MPMS कहते हैं, उसके लिए भी 62,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और इसी स्कीम को और बूस्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर से जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती थी वो भी हटा दी है। लेकिन यहाँ मेरा एक पॉलिसी सवाल है, क्या इस तरह कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ऐसी मैसिव मतलब ऑलमोस्ट ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज देना एक तरह का पॉलिसी गैम्बल नहीं है? किस सेंस में गैम्बल? यहाँ हम बेसिकली बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करके कार असेंबल करने की बजाय अब खुद इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क नहीं है इसमें? देखिए, इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा होती है, लेकिन आज की इस वॉलेटाइल दुनिया में ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब हमारी चॉइस नहीं रही, यह हमारी बेसिक मजबूरी बन चुकी है। सेमीकंडक्टर आज की इकोनॉमी का न्यू ऑयल है। ट्रू। एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार से लेकर हमारी मिलिट्री मिसाइल्स तक हर चीज में ये चिप्स लगती हैं। अगर हम इनको एग्रेसिवली खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो कल को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक छोटा सा डिसरप्शन भी ना हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को पहिए पर रोक देगा। राइट। और इसी तरह फर्टिलाइजर इंपोर्ट का जो ह्यूज स्पाइक हमने अभी पहले डिस्कस किया था, उस वल्नरेबिलिटी को ठीक करने के लिए भी कैबिनेट ने उसी पैकेज में 9 नए गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स अप्रूव किए हैं, जिनकी कैपेसिटी अराउंड 10 मिलियन टन्स होगी। ये बहुत ही जरूरी और टारगेटेड इंटरवेंशन है सरकार का। डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल ही कम नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप डाउन होने से हमारे किसानों को जो खाद की किल्लत झेलनी पड़ती है ना। हाँ, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस की कितनी न्यूज आती थी पहले। बिल्कुल, तो उस शॉर्ट टर्म पैनिक को भी हम हमेशा के लिए मैनेज कर लेंगे। तो एक तरफ हम इकोनॉमी को इंटरनल ग्लोबल शॉक से शील्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए मार्केट्स में अपनी एक्सेस बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी मेजर अपडेट है ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। इंडिया यूके सोशल सिक्योरिटी पैक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। अभी जो इंडिया और यूके के बीच नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे सीटा कहा जा रहा है, उसके पहले दिन हमने करीब $1,400 मिलियन के जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट्स किए हैं। ये बिल्कुल एक एनकरेजिंग स्टार्ट है, लेकिन ट्रेड इन गुड्स के अलावा सर्विसेज सेक्टर के लिए भी इसमें एक बड़ी चीज हुई है। डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन यानी DCC, इसका लागू होना एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है हमारे लिए। अच्छा, ये DCC काम कैसे करता है एग्जैक्टली? देखिए, पहले क्या होता था, जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके जाते थे काम करने, उन्हें वहां की सरकार को भी अपना सोशल सिक्योरिटी टैक्स जैसे नेशनल इंश्योरेंस देना पड़ता था और इंडिया में भी पे करना होता था। एग्जैक्टली। तो यानी एक ही इनकम पर सीधा दोहरी मार पड़ रही थी टैक्स की। एग्जैक्टली। तो अब इस नए DCC अग्रीमेंट के तहत उन्हें यूके में पहले 60 महीनों तक यानी शुरुआती 5 साल तक ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशंस देने से पूरी छूट मिल जाएगी। ये तो IT और सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए काफी बड़ा रिलीफ है, लेकिन एक कैच है। हेडलाइन में जो शब्द लिखा है कि ये नॉट रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका एक्चुअल ग्राउंड पर असर क्या होगा? यही इस एग्रीमेंट का एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। इस क्लॉज का सीधा सा मतलब ये है कि ये टैक्स एग्जेम्पशन या छूट सिर्फ उन इंडियन वर्कर्स को मिलेगी जो 15 जुलाई या उसके ठीक बाद यूके गए हैं। और जो लोग पहले से वहां हैं, जो इंडियन प्रोफेशनल्स वहां पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं और लगातार वो डबल टैक्स भर रहे हैं, उन्हें इस नए समझौते का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव रिलीफ नहीं देगा। और देखिए, ऐसी ही ड्राफ्टिंग होती है पॉलिसी कन्वेंशंस में। अक्सर फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस में डोमेस्टिक ऑपोजिशन को मैनेज करने के लिए ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव और इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो काफी क्लियर पिक्चर बनती है। इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक ढांचा बेसिकली एक बहुत मैसिव ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। पॉलिटी सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे 131st अमेंडमेंट और डिलिमिटेशन के जरिए हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक नया संतुलन खोज रहे हैं, भले उससे अभी फेडरल फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ रहा हो। हाँ, और गवर्नेंस में चाहे JNK का पेंडिंग स्टेटहुड इशू हो या फिर दिल्ली की नई ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का बिल, हर जगह जद्दोजहद बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को लेकर ही चल रही है। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, ये तो साफ है कि भले ही हम अभी हाई इन्फ्लेशन और बढ़ते ट्रेड डेफिसिट की तपिश झेल रहे हैं, पर सेमिकॉन 2.0, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक यूरिया प्लांट जैसे बोल्ड डिसीजन से हम कहीं ना कहीं खुद को फुली फ्यूचर रेडी करने की जोरदार कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी मेंस में अच्छे मार्क्स आखिर में वही एस्पिरेंट लाएगा जो इन सारे सेपरेट डॉट्स को पेपर में नेचुरली कनेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, पॉलिसी का आइसोलेटेड एनालिसिस करना कभी भी पूरा और इफेक्टिव नहीं होता। आप खुद सोचिए, हर एक इकोनॉमिक फैसले का ना ग्राउंड लेवल की गवर्नेंस पे बहुत डीप असर होता है, और हर गवर्नेंस मैकेनिज्म का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आधार जरूर होता है। यूपीएससी यही 360 डिग्री इंटीग्रेशन चाहता है आपसे। तो आज के लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट, जिस पर एस्पिरेंट्स को सेशन के बाद थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमने देखा कि वी आर इन्वेस्टिंग ट्रिलियंस इन सेमीकंडक्टर एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टू इंटीग्रेट विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स, बट एज आवर ट्रेड डेफिसिट शोज, we are still highly vulnerable to global shocks in basic needs like crude oil and fertilizers. As a future administrator, how would you balance this aggressive push for high-tech self-reliance with the immediate need to stabilize fundamental inflation for the rural workforce? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का या सिलेबस का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपरली नेशन बिल्डिंग की सही प्रायोरिटीज तय करने का प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस को यहीं पर विराम देते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स, मैकेनिज्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स आज डिस्कस हुए हैं, उन्हें आज ही अपने नोट्स में अपडेट करके इंटीग्रेट जरूर करें। स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में। जरा सोचिए, एक राज्य है जो दशकों तक केंद्र की हर नेशनल पॉलिसी का पूरी निष्ठा से पालन करता है, बिल्कुल। अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे लाता है, और इनाम के तौर पर क्या मिलता है? संसद में उसकी पॉलिटिकल आवाज को ही कम कर दिया जाता है। सही बात है, एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। एग्जैक्टली। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, बल्कि डिलिमिटेशन बिल मतलब परिसीमन के आते ही साउथ इंडिया के सामने ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी बनने वाली है। राइट, और यही एक सीरियस प्रिपरेशन की पहचान होती है। हाँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा फर्क रिसोर्सेज से भी पहले एटीट्यूड बनाता है। कई एस्पिरेंट्स बस न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ये पॉलिसी पैराडॉक्सेस छिपे होते हैं ना, उनको मिस कर देते हैं। बिल्कुल, पूरी अटेंशन से नहीं समझते, और यही छोटी सी आदत आगे जाकर मेंस आंसर राइटिंग में एक बड़ा गैप बना देती है। आई मीन देखिए, ये सुपरफिशियल नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग के बीच का ही फर्क है। जब तक किसी पॉलिसी के क्यों और कैसे तक नहीं पहुंच रहे, तब तक वो सिर्फ एक रटा हुआ फैक्ट है, नॉलेज नहीं है। और इसी वजह से अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट चाहता है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस, एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग और जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको एक डिसिप्लिन फ्लो में कवर किया जाए, तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके पूरा एक्सेस लिया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट का पर्पस ही यही है कि प्रिपरेशन स्कैटर्ड ना रहे, फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बन जाए। एग्जैक्टली, जहां पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी तक हर सब्जेक्ट की डेप्थ मिले, क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2027 के लिए अब बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। हाँ, ये टाइम आलस का नहीं है, बल्कि हर दिन एक ठोस कदम आगे बढ़ाने का है। तो बिना देर किए आज के इश्यूज पर आते हैं। आज हम गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मुद्दों की परत खोलेंगे। आई थिंक शुरुआत उसी पैराडॉक्स से करते हैं जिसका भी जिक्र हुआ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल। आई मीन मॉनसून सेशन में इसको लाने की पूरी तैयारी है, जिसका मेन टारगेट है लोकसभा की सीट्स को बढ़ाकर 850 तक करना। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी खटक रही है। क्या? देखिए, क्या ये सिर्फ डेमोक्रेसी के क्लासरूम को बड़ा करने जैसा है, ताकि नए स्टूडेंट्स को बिठाया जा सके? अगर ऐसा है तो साउथ इंडियन स्टेट्स को अपनी आवाज दबने का इतना डर क्यों सता रहा है? देखिए, इस डर की रूट्स हमारी हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में बहुत डीप है। आर्टिकल 82 एक्चुअली पार्लियामेंट को पावर देता है कि हर सेंसस के बाद सीट्स का डिलिमिटेशन किया जाए। राइट। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस डिलिमिटेशन पर एक रोक लगा दी थी, ताकि स्टेट्स फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सीरियसली लें। एग्जैक्टली, ताकि उनकी पॉपुलेशन कम होने पर उन्हें अचानक से पॉलिटिकल नुकसान न उठाना पड़े। और ये जो रोक थी, इसको 2001 में दोबारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अच्छा, तो अब क्योंकि वो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी या बिहार जैसे स्टेट्स जहां पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, उनके हिस्से में ज्यादा सीट्स आएंगी।
वही सबसे बड़ा डेमोग्राफिक और डेमोक्रेटिक टेंशन है यहाँ पर। डेमोक्रेसी का बेसिक रूल क्या है? 1 मैन 1 वोट। हर सिटीजन के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सही बात है। आज एक यूपी के एमपी के ऊपर लाखों सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा बोझ है, जो लॉजिकली ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीधे सीट्स बांट दी तो केरला या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का नेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट न के बराबर हो जाएगा। राइट। तो क्या ये 131st अमेंडमेंट इसको ठीक करने का अटेम्प्ट है? हाँ, सीट्स को 850 तक बढ़ाकर गवर्नमेंट इसी झटके को थोड़ा अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। वो उस पाई का साइज ही बड़ा कर रहे हैं ताकि किसी भी स्टेट की एग्जिस्टिंग सीट्स कम ना हो, भले ही उनका प्रोपोर्शन बदल जाए। ओह वाओ, ये तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के इल्यूजन और रियलिटी के बीच का गेम हो गया। बिल्कुल। मतलब सीट्स भले ही माइनस ना हो रही हों, पर हाउस में आपका परसेंटेज शेयर तो सिकुड़ ही जाएगा ना। खैर, इल्यूजन ऑफ पावर की बात निकली है तो एक और सिचुएशन याद आ रही है जहां पावर दिखती तो है पर जमीनी राइट्स नहीं होते। आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक बहुत ही शार्प एडिटोरियल है आज। एडिटोरियल टाइटल फुलफिल द प्रॉमिस, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। इसमें जेएनके में स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के एश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की देरी पर एक कड़ी टिप्पणी की गई है। राइट। ये एडिटोरियल एक्चुअली इंडियन फेडरलिज्म के एक बहुत ही यूनिक मॉडल पर फोकस करता है, जिसे हम यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक आम धारणा ये है कि अगर किसी जगह इलेक्शंस हो गए, सीएम बन गया, कैबिनेट ने ओथ ले ली, तो डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। फिर ये द हिंदू का एडिटोरियल इस बात पर इतना पुश क्यों कर रहा है कि फुल स्टेटहुड ही असली सोल्यूशन है? एक यूटी में सीएम की पावर होती कितनी है? बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, और यही मैकेनिज्म एस्पिरेंट्स को डीपली समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम दिल्ली, पुदुचेरी या अभी के जेएनके जैसे यूटी विथ लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो स्टेट लिस्ट के कुछ सबसे कोर सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये तीनों डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के पास चले जाते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली सेंटर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक चीफ मिनिस्टर पब्लिक से लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का वादा करके इलेक्शन तो जीत सकता है, पर रियलिटी में वो अपनी मर्जी से एक थानेदार का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। सही पकड़ा आपने। ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन पर सीएम का कोई डायरेक्ट रियल कंट्रोल होता ही नहीं है। अगर सीएम कोई फाइल पास भी कर दे तो एलजी के पास एक क्लियर वीटो पावर होती है। द हिंदू का ये एडिटोरियल इसी प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहा है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर? गवर्नमेंट कहती है कि जब तक सिक्योरिटी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती, यूटी मॉडल जरूरी है। लेकिन एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि जब आपने वहां भारी वोटिंग के साथ पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए हैं, तो अब फुल स्टेटहुड को होल्ड करने का कोई प्रिंसिपल जस्टिफिकेशन नहीं बचता। बिना एक्चुअल पावर्स वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ डेमोक्रेसी का एक ढांचा है, उसकी आत्मा नहीं। सही बात है। ये एक सीएम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। वैसे जब एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है ना, तो उन्हें हमेशा स्क्रूटनी में रखा जाता है। दिल्ली कैबिनेट ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है जो सीधा अफसरों की जवाबदेही तय करता है। आप दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसमें प्रोविजन है कि अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट सर्विस डिनाई करता है या डिले करता है तो उस पर डेली 250 रुपीज का फाइन लगेगा, जो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक जा सकता है। हाँ, और ये सिटीजन चार्टर के थ्योरेटिकल आइडिया को एक प्रैक्टिकल लीगल वेपन में बदलने का एक सॉलिड अटेम्प्ट है। वैसे 2011 में भी एक ऐसा एक्ट था, लेकिन ये नया 2026 का बिल ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा सर्विसेज को एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर ला रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे इसके मैकेनिक्स पर एक काफी बड़ा डाउट है। क्या डाउट है? इस बिल में एक शर्त जोड़ी गई है नेचुरल जस्टिस की, यानी पेनल्टी लगाने से पहले ऑफिसर को अपना एक्सप्लेनेशन देने का पूरा चांस मिलेगा। तो क्या ये एक बहुत बड़ा लूपहोल नहीं बन जाएगा? कोई भी चतुर ब्यूरोक्रेट, सर्वर डाउन था, स्टाफ ऑन लीव या फाइल इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू में थी, ऐसे बहाने बनाकर आराम से बच निकलेगा।
हाँ, ये एक काफी वैलिड पॉइंट है। तो वही ना, क्या ये ग्राउंड पर सच में सिस्टम फास्ट करेगा या बस पेपर वर्क का एक नया पहाड़ खड़ा कर देगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा डायलेमा है, जो आपने अभी पॉइंट आउट किया। अगर आप नेचुरल जस्टिस का क्लॉज हटा देते हैं तो सिस्टम पूरी तरह से ड्रेकोनियन बन जाएगा। ऑफिसर्स डर जाएंगे। बिल्कुल, कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहेगा क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट का पैसा उनकी जेब से जाएगा। लेकिन अगर आप क्लॉज रखते हैं तो वही एस्केप रूट बन जाता है। तो इस बिल की सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि फाइन कितना बड़ा है, बल्कि इस पे करेगी कि जो अपीलेट अथॉरिटी है जो उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगी वो कितनी स्ट्रिक्ट और अनबायस्ड है। राइट। तो आखिर में बात वही आती है कि रूल्स बनाना काफ़ी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की इंटेंट सबसे ज़रूरी होती है। वैसे इंस्टीट्यूशनल इंटेंट से मुझे एक दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ याद आई वेस्ट बंगाल से। ओहो, वो जुडिशियल कमीशन वाली न्यूज़। हाँ, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने 2011 से अब तक हुए एलिज्ड करप्शन की प्रोब के लिए खासकर पीएम आवास योजना और MGNREGA में रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बासु के अंडर एक पैनल बनाया है। अगर हम इसको प्योरली गवर्नेंस और फेडरलिज्म के लेंस से देखें तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग मूव है। पर एक बात बताइए, एक राज्य सरकार को अपने ही कार्यकाल की, मतलब 2011 से तो उन्हीं की गवर्नमेंट है ना, अपने ही टेन्योर की जांच के लिए अचानक कमीशन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज मेकओवर है? देखिए, इसको सिर्फ पॉलिटिक्स कहकर डिसमिस करना थोड़ा सिंपलिस्टिक होगा। इसके पीछे एक डीप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम कर रहा है। कैसे? कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे कमीशन सेटअप करने की पावर है, और आजकल स्टेट्स ऐसा तब करते हैं जब CBI या ED जैसी सेंट्रल एजेंसीज स्टेट के मैटर्स में बहुत अग्रेसिवली प्रोब शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो एक काउंटर मूव की तरह। एग्जैक्टली। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रोब बिठाकर जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या सीनियर IAS IPS इन्वॉल्व हों, स्टेट्स एक पैरेलल स्टैट्यूटरी नैरेटिव क्रिएट करते हैं ताकि सेंटर की रिपोर्ट को लीगली काउंटर किया जा सके। ओह, आई सी। तो ये बेसिकली सेंटर वर्सेस स्टेट की इंस्टीट्यूशनल लड़ाई का एक लीगल हथियार है। और मैंने पढ़ा कि इस पैनल के पास तो FIR रेकमेंड करने से लेकर प्रॉपर्टीज अटैच करने तक की पावर है। बिल्कुल। तो अगर कोई UPSC एस्पिरेंट एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स पर अपना मेंस का आंसर लिख रहा हो तो वहाँ ये एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल बन सकता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के मैंडेट को बैलेंस या ओवरलैप करते हैं। सही बात है। और इंस्टीट्यूशंस के स्मूथ फंक्शनिंग की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन से भी एक छोटा सा अपडेट है। EC ने इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए स्पेशल आइडेंटिटी रिवीजन यानी SIR की डेडलाइन 19 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी है। हाँ, ये वैसे रूटीन डेटा प्रोसेस लगती है, पर डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी इसी पे बसी होती है। एक क्लियर और अपडेटेड वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर देखिए, डाटा क्लिनजिंग हमेशा पॉजिटिव ही हो ये जरूरी नहीं है। थोड़ी देर में इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, पर पहले देश की इकोनॉमी की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते हैं। गवर्नमेंट ने CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जरिए बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। सिर्फ वाराणसी में ही 25,400 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं। साथ ही 9 नए गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज सेमीकॉन 2.0। हाँ, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये फिगर्स थोड़े माइंड बॉगलिंग हैं। देखिए, ये डायरेक्टली इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स के थ्रू ग्रोथ को एक मैसिव पुश देने की कोशिश है। अब जैसे वाराणसी वाले हाईवे प्रोजेक्ट्स को ही देख लीजिए, ये हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल यानी HAM पर बनने वाले हैं। एक मिनट, HMM हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल हमेशा थोड़ा सा टेक्निकल साउंड करता है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो कैसे समझेंगे? आई विल मेक इट वेरी सिंपल। देखिए, पहले क्या होता था, या तो गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा खुद लगाकर रोड बनवाती थी, जिसको हम EPC मॉडल कहते हैं। राइट। या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट बिल्डर को बोलती थी कि भाई तुम अपना पैसा लगाओ, रोड बनाओ और आने वाले 20-30 साल तक टोल कलेक्ट करके अपना पैसा वसूल कर लो, जो BOT मॉडल होता है। एग्जैक्टली। पर इसमें बिल्डर डरता था कि अगर फ्यूचर में वहां उतना ट्रैफिक नहीं आया तो लॉस हो जाएगा। हाँ, तो HM मॉडल इन दोनों का एक स्मार्ट मिक्स है। इसमें गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% पैसा बिल्डर को दे देती है, तो रिस्क कम हो गया। बाकी का 60% रोड बनने के बाद
एन्युटीज में यानी किश्तों में दिया जाता है। इसमें बिल्डर को खुद टोल वसूलने का हेडेक नहीं लेना पड़ता। ओह, ये तो वाकई काफी स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और सेमिकॉन 2.0 के लिए जो 1.27 लाख करोड़ का फिगर है, आजकल लोग कहते रहते हैं ना कि सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल। मैं तो कहूंगी कि इसको न्यू ऑयल कहने के बजाय 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बॉटलनेक कहना चाहिए। बॉटलनेक? हाँ, मतलब एक छोटी सी चिप की कमी से आजकल एक सिंपल वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री से लेकर फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन तक सब कुछ ठहर सकता है। इंडिया अब सिर्फ बैक एंड कोडिंग या सॉफ्टवेयर तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहता। ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये डीप टेक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसने की एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। क्लियर है। और वो 9 यूरिया प्लांट्स भी एग्रीकल्चर में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको घटाने के लिए बन रहे हैं। सही बात है। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, डेटा क्लिनजिंग। एक तरफ हमारे पास ये 1.27 लाख करोड़ जैसी मैसिव फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर उन मजदूरों के आंकड़े हैं जो पूरी तरह से एक अलग रियलिटी बता रहे हैं। आप MGNREGA डेटा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। सरकार ने पुरानी MGNRGS स्कीम को एक नए रूप में रीब्रांड किया है, जिसका नाम अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, मतलब VBGRAMG रखा गया है। अब इशू ये है कि इस ट्रांजिशन के ठीक बाद जो डेटा सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 27 करोड़ से गिरकर सीधा 26.33 करोड़ पर आ गई है। यानी करीब 67 लाख मजदूर कम हो गए। एग्जैक्टली। आई मीन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सिर्फ स्कीम का नाम और थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करने से अचानक इतने लोग लिस्ट से गायब कैसे हो सकते हैं? ये डेटा डिप क्यों आया है? इसको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजिकल माइग्रेशन इम्पैक्ट कहते हैं। जब भी इतने बड़े स्केल पर डेटाबेस ट्रांसफर होता है तो बैकएंड पर एक्सटेंसिव डेटा क्लींजिंग चलती है। अच्छा। जिसमें उन सभी अकाउंट्स को वीड आउट कर दिया जाता है जो डॉर्मेंट है, डुप्लीकेट्स है, या फिर जिनका आधार और बैंक अकाउंट लिंकेज ठीक से वेरीफाई नहीं हुआ हो। ये सिस्टम द्वारा ऑटो पर्ज हो जाते हैं। पर यही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई फैंसी कॉर्पोरेट जॉब पोर्टल तो है नहीं। ये एक डायरेक्ट सोशल सेफ्टी नेट है उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। अब जो इंसान वाकई सबसे मार्जिनलाइज है, जिसको 2 वक्त की रोटी की चिंता है, उसके पास आधार अपडेट या EKYC जैसी टेक्निकल डिटेल समझने का एक्सेस कैसे होगा? वही सबसे बड़ी पॉलिसी फ्लॉ है यहाँ पर, और इस पर इकोनॉमिस्ट काफी डिबेट भी करते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्योरिफिकेशन मतलब सिस्टम को क्लीन करने के चक्कर में हम अक्सर उन्हीं लोगों को स्कीम से बाहर कर देते हैं जिनके लिए वो स्कीम इनिशियली बनी थी। एग्जैक्टली। सिस्टम और डैशबोर्ड के लिए ये 67.6 लाख सिर्फ इनएक्टिव अकाउंट्स या डेटा पॉइंट्स है, पर ग्राउंड जीरो पर ये लाखों परिवारों के पास खाना ना पहुंचने का कारण बन सकता है। पॉलिसी मेकिंग में हमेशा टेक अपग्रेड्स के साथ एक ह्यूमन सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो यहाँ क्लियरली मिसिंग लग रही है। बिल्कुल। और जब ह्यूमन पेन और इकोनॉमी की बात हो ही रही है, तो एक फैक्टर जो सबको हर दिन चुभता है, उस पे आते हैं, महंगाई, मतलब इन्फ्लेशन। यहाँ सरकार और विपक्ष के स्टेटमेंट्स एकदम ऑपोजिट दिशा में भाग रहे हैं। कांग्रेस का ओपन क्लेम है कि सरकार देश को डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ पुश कर रही है। उनका आर्ग्यूमेंट WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड है, जो अभी 44 महीने के पीक पर है, करीब 9.87% पर। राइट। जबकि रिटेल इन्फ्लेशन CPI सिर्फ 4.4% है। और दूसरी तरफ PM का एक बहुत पॉजिटिव बयान आया है, इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब सीटा को लेकर, जो बस लागू होने ही वाला है। उनका कहना है कि ये MSMEs और किसानों के लिए कंप्लीटली गेम चेंजर होगा। हाँ, ये दोनों अलग नैरेटिव जरूर लगते हैं, पर एक्चुअली कनेक्टेड है। वही मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं इस WPI और CPI के गैप में अक्सर अटक जाता हूँ। अगर फैक्ट्रीज में होलसेल लेवल पर महंगाई 9.87% चल रही है, पर दुकानों में कस्टमर को इन्फ्लेशन बस 4.4% दिख रहा है, तो ये बीच का जो 5% का इतना बड़ा गैप है, इसका नुकसान आखिर उठा कौन रहा है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ब्रिलियंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए, WPI का मतलब है फैक्ट्री गेट पर रॉ मटेरियल, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर WPI इतना हाई है, लगभग 10%, तो इसका क्लियर मतलब है कि कंपनीज को सामान बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वो प्राइस कस्टमर पर क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे? क्योंकि मार्केट में शायद उतनी डिमांड नहीं है। अगर उन्होंने रेट अचानक बढ़ा दिए तो लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। इसीलिए रिटेल लेवल पर यानी CPI में वो इफेक्ट तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जो अभी 4.4% है। ओह,
इसका मतलब प्रोड्यूसर्स और एमएसएमईज अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन कट करके ये नुकसान सह रहे हैं। एग्जैक्टली वो टेम्परेरीली इस बढ़ी हुई कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पर सोचिए, कोई भी कंपनी हमेशा के लिए तो लॉस में नहीं चल सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो आने वाले कुछ महीनों में क्या होगा? ये WPI का जो पेंट अप प्रेशर है, ये बर्स्ट होके डायरेक्ट CPI में आएगा और तब कस्टमर्स के ऊपर सडन प्राइस हाइक का बुरा असर पड़ेगा। ओहो, तब तो एमएसएमईज की हालत और खराब हो जाएगी। पर ऐसे में इंडिया यूके का जो नया FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा? अगर डोमेस्टिक लेवल पर फैक्ट्री कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमारे छोटे बिजनेसेस यूके में जाके आखिर क्या बेचेंगे? उनका सामान तो वहाँ वैसे ही कॉस्टली और अनकम्पेटिटिव हो जाएगा, राइट? यहीं पर FTA एक कुशन या शील्ड का काम करेगा। कैसे? देखिए, चाहे इंडिया में इनपुट कॉस्ट कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही ये सीटा एग्रीमेंट कम्प्लीटली एक्टिव होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट में एंटर करते टाइम जो कस्टम ड्यूटी या टैरिफ देना पड़ता था, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो जो नुकसान फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पे हुआ था, वो एक्सपोर्ट पॉइंट पर इस ड्यूटी फ्री एक्सेस से कॉम्पनसेट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सस्ते और कंपेटिटिव बन जाएंगे उनके शेल्फ्स पर। गॉट इट। मतलब इधर का बर्डन उधर टैक्स एग्जेम्पशन से लेवल हो जाएगा। हाँ, लगभग। और वैसे भी ये नया ट्रेड पैक्ट सिर्फ फिजिकल गुड्स के लिए नहीं है। इसमें सर्विसेज, IT प्रोफेशनल्स के स्मूथ वीज़ास और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए भी बहुत नए एवेन्यूज़ खुलेंगे। तो देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है इधर। सही कहा। एक तरफ WPI का इंटरनल प्रेशर है जिसे RBI को हैंडल करना है, और दूसरी तरफ FTA के थ्रू ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्पेस बनाना है। बिल्कुल। वेल, इसको अगर हम आज कंक्लूड करें तो सारी चर्चाओं से एक बहुत क्लियर और डीप पिक्चर सामने आती है। शुरुआत हमने की 131st अमेंडमेंट से, जहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन शेयर के बीच एक तग ऑफ वॉर है। फिर JNK के स्टेटहुड की सच्चाई और ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल को समझा, दिल्ली में फाइन लगाने वाले बिल की फीजिबिलिटी और बंगाल के पैरेलल जुडिशियल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर भी बात की। और इकोनॉमी में एक तरफ 1.27 लाख करोड़ जैसा फ्यूचरिस्टिक सेमिकॉन 2.0 मिशन है, वहीं ग्राउंड लेवल पर टेक क्लीनिंग से बाहर हुए MGNREGA के 67 लाख मजदूर भी हैं। एग्जैक्टली। और देखा जाए तो ये सारे ही इश्यूज उस फ्रिक्शन को हाईलाइट करते हैं जो गवर्नेंस, इंटेंट और एग्जीक्यूशन के बीच लगातार बनी रहती है। और इसी नोट पर जो लोग भी हमें ध्यान से सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत सीरियस प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हमारा देश 1.27 लाख करोड़ का सेमिकॉन 2.0 जैसा मैसिव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक विजन लॉन्च कर रहा है, राइट। और ठीक उसी वक्त उसी देश के सरकारी दफ्तरों में बस एक पेपर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए हमें अधिकारियों पर 250 रुपए डेली का फाइन लगाना पड़ रहा है। आयरॉनिकल, इजंट इट? बहुत। तो क्या हमारा जो ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, क्या वो इन दोनों एक्सट्रीम्स का वेट एक साथ उठाने के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड है? क्योंकि जब तक पॉलिसी मेकर्स के इस हाईटेक विजन और ग्राउंड ऑफिसर्स के इस स्लो मैकेनिज्म के बीच का ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप नहीं भरेगा, क्या तब तक हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ही विश्वगुरु बनते रहेंगे? इस पैराडॉक्स पर मेंस एसे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पूरी गहराई से सोचिए जरूर। खैर, आज के इस डिटेल्ड डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, क्रिटिकली सोचते रहिए और अपनी प्रेपरेशन को और भी फोकस्ड बनाते रहिए।